1945 एक ऐसा साल जिसने जापान की तकदीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे तो ऐसा लगा मानो जापान हमेशा के लिए मिट गया हो। शहर खंडहर बन चुके थे, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और जो बचे थे वे भूख, गरीबी और अनिश्चितता से जूझ रहे थे। पूरी दुनिया मान चुकी थी जापान अब कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि जापान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जज्बा है। यह राख से भी उठकर उड़ने वाला फीनिक्स था। युद्ध खत्म हुआ लेकिन उसके घाव गहरे थे। फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट था और लोग बेरोजगार थे। देश अमेरिकन ऑक्यूपेशन के अधीन आ गया था और हर ओर निराशा का माहौल था। लेकिन वहीं कुछ दूर कहीं छोटे छोटे ग्रुप में लोग एक नई शुरुआत की योजना बना रहे थे। कुछ युवा इंजीनियर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स स्क्रैप से नए प्रोडक्ट्स बना रहे थे। यह शुरुआत थी जापान के फिर से खड़े होने की। सरकार ने समझ लिया था कि मिलिट्री पावर अब इस देश का भविष्य नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर शिगेरू योशिदा ने एक नई दिशा तय की, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान अब इंडस्ट्रीज पर था, मैन्युफैक्चरिंग पर था, ग्लोबल मार्केट्स को जीतने पर था। सरकार ने स्टील, शिप बिल्डिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री MITI ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाई जिससे रिसोर्सेज का सही एलोकेशन हो सके और इंडस्ट्रीज ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। और फिर कुछ एंटरप्रेन्योर्स आगे आए जिनकी सोच आने वाले दशकों में दुनिया बदलने वाली थी। एक मैकेनिक सोइचिरो होंडा अपनी छोटी सी वर्कशॉप में काम कर रहे थे। वे स्पेयर पार्ट्स जोड़ते, इंजन बनाते और एक बेहतर भविष्य का सपना देखते। कुछ सालों में उनकी छोटी कंपनी होंडा दुनिया भर में छा गई। दूसरी ओर एक युवा बिजनेसमैन आकियो मोरिता अपने छोटे से स्टार्टअप में ट्रांजिस्टर रेडियोस बना रहे थे। यह कंपनी बाद में सोनी बनकर इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरटेनमेंट का बादशाह बन गई। लेकिन यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट्स की कहानी नहीं थी। जापान की असली ताकत उसका कल्चर था। बचपन से ही यहाँ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और टीम वर्क सिखाया जाता था। फैक्ट्रियों में काइजन यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर विकसित हुआ। वर्कर्स हर दिन प्रोसेसेस को और एफिशिएंट बनाते, छोटी छोटी गलतियों से सीखते और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते। 1970 तक जापान मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका था। दुनिया के मार्केट्स में मेड इन जापान प्रोडक्ट्स का बोलबाला था। पहले जिन्हें सस्ता और नकली समझा जाता था वे अब सुपीरियर क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए पहचाने जाने लगे थे। टोयोटा और होंडा ने ऐसी कारें बनाई जो न सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट थीं बल्कि इतनी रिलायबल थीं कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां घबरा गईं। सोनी और पैनासोनिक ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में नई परिभाषा लिखी और कासियो तथा सेइको जैसी कंपनियों ने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली। 1980s तक टोक्यो दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका था। लैंड और स्टॉक मार्केट की कीमतें आसमान छू रही थीं। ऐसा लगने लगा कि जापान जल्द ही US को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन इस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के पीछे एक खतरा छिपा था, एक फाइनेंशियल बबल। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट की कीमतें अनियंत्रित हो चुकी थीं और हर कोई जल्दी अमीर बनने की होड़ में था। लेकिन 1990s की शुरुआत में यह बबल फूट गया। एक झटके में शेयर प्राइसेस गिर गईं, बैंक्स डूबने लगे और इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। इस दौर को लॉस्ट डिकेड कहा गया, एक ऐसा समय जब जापान को अपनी गलतियों से सीखना पड़ा। लेकिन एक बार फिर जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। इस स्लो डाउन के बावजूद उसने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बैंकिंग रिफॉर्म्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज पर जोर दिया। और यहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्रांति। 2000s और 2010s में जापान ने अपनी इकोनॉमी को रीइन्वेंट किया। अब फोकस हैवी इंडस्ट्रीज से हटकर हाईटेक इनोवेशन, AI, रोबोटिक्स और डिजिटल एडवांसमेंट्स पर था। निंटेंडो और सोनी प्लेस्टेशन ने गेमिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। सॉफ्ट बैंक ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और AI इनोवेशंस में लीडरशिप ले ली। टोयोटा ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट किया, जिससे जापान सस्टेनेबल मोबिलिटी में लीडर बन गया। और वहीं एनिमे, मैंगा और J-पॉप ने जापान की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में फैलाया। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। एजिंग पॉपुलेशन, स्लो GDP ग्रोथ और चाइना जैसी राइजिंग इकोनॉमीज की कंपटीशन। लेकिन अगर इतिहास ने कुछ साबित किया है तो वह यह है कि जापान जब भी गिरा है उसने पहले से भी ज्यादा मजबूती से वापसी की है। अब उसका फोकस AI, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी पर है। जापान की कहानी सिर्फ एक इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है। ये उस जज्बे की कहानी है जो हमें सिखाती है कि एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है। यह उस जिद की कहानी है जो बताती है कि मेहनत, इनोवेशन और डिसिप्लिन से कोई भी देश अपने भविष्य को बदल सकता है। यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और दूरदृष्टि की कहानी है। यह उस नेशन की कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी देश फिर से उठ सकता है, रीइन्वेंट कर सकता है और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि जापान की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी
और सब्सक्राइब करें माइंडस्कोप्स को, ताकि हम ऐसी ही और भी डीप और थॉट प्रोवोकिंग कहानियां आपके लिए लाते रहें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली बार एक और अनसुनी और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।